नमस्कार। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य हेतु पर चर्चा करेंगे। काव्य सर्जना के या काव्य सृष्टि के कई कारण होते हैं। तो काव्य सृष्टि के कारण या हेतु पर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। काव्यशास्त्र के महान आचार्यों द्वारा लिखे गए सर्वातिशायी ग्रंथों में काव्य हेतु पर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि काव्य की उत्पत्ति या काव्य सर्जना के हेतु या कारण को जाने बिना काव्य पर, उसके शास्त्र पर हम पहुंच नहीं पाते। हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण, अतः काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण, यानी काव्य कार्य है और हेतु कारण है। काव्य हेतु का उल्लेख सर्वप्रथम अग्नि पुराण में मिलता है। बाबू गुलाब रॉय ने काव्य हेतु पर अपना मंतव्य यूं दिया है। हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं, यानी काव्य हेतु ही कवि को काव्य सर्जना में सहायता पहुंचाया करते हैं। हमारे जीवन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकृति के कई व्यापार या व्यवहार होते रहते हैं और उनके प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क में अंकित भी हुआ करते हैं। हालांकि हर कोई इन प्रभावों को रेखांकित नहीं कर सकता, मतलब है उन्हें प्रभावी रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाता। उन प्रभावों को अनुभूति के स्तर पर प्रयुक्त करने की शक्ति जनसामान्य में नहीं है। कार्य एवं मनोव्यापारों को काव्य या कला के रूप में अभिव्यंजित करने की शक्ति के कारणों को ही काव्य हेतु या काव्य रचना का कारण कहा जाता है। भारतीय आचार्यों ने आरंभ से ही काव्य हेतुओं की खोज एवं उनके स्वरूप निर्धारण में काफी परिश्रम किया है। काव्य रचना के आधारभूत स्थायी तत्व या कारण ही काव्य हेतु है, यानी काव्य हेतु कवि हृदय में विद्यमान सर्जनात्मक शक्ति है। इस शक्ति या काव्य हेतु के अंतर्गत तीन शक्तियां हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य हेतु के अंतर्गत आचार्यों ने तीन शक्तियां मानी हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन्हीं में से एक भारतीय काव्यशास्त्रीय आचार्य ने किसी एक को महत्व दिया और किसी आचार्य ने अन्य किसी एक को, और किसी ने इन तीनों शक्तियों को आवश्यक समझा। कुछ आचार्यों ने इन तीनों के नामों को भी हेर फेर करके कुछ दूसरे नाम दिए हैं। वामन जैसे आचार्यों ने इन तीनों शक्तियों के साथ समाधि को भी जोड़ा है, पर मूलतः सभी आचार्यों द्वारा तथ्यात्मक बात एक ही या एक जैसी ही कही गई है। देखिए, काव्य हेतु के संबंध में भारतीय आचार्यों ने अपनी अपनी परिभाषा प्रस्तुत की है। ये क्या क्या है, इन पर हम दृष्टि डालेंगे। आचार्य भामह के पहले ही काव्यशास्त्र का निर्माण होने लगा था, पर काव्य हेतुओं या काव्य रचना के कारणों पर सर्वप्रथम विचार आचार्य भामह ने ही प्रस्तुत किया था। गुरु उपदेशादध्येतु शास्त्रं जडाधियोप्यलं काव्यं तु जायते जादु कस्याचित् प्रतिभावद। अर्थात यूं तो जड़ बुद्धि वाले भी गुरु के उपदेश से शास्त्रादि विषयों के अध्ययन कर पाने में समर्थ हो जाया करते हैं, पर काव्य रचना तो कोई प्रतिभावान व्यक्ति ही कर पाता है। प्रतिभा को काव्य सर्जना का मुख्य हेतु स्वीकार करते हुए भी आचार्य भामह ने शास्त्र या व्युत्पत्ति
और काव्य के अनवरत अध्ययन यानी अभ्यास को भी काव्य हेतु स्वीकार किया है। आचार्य भामह के बाद आचार्य दंडी का नाम आता है। उन्होंने काव्य के हेतु के रूप में केवल प्रतिभा को ही नहीं स्वीकारा, बल्कि उसके साथ व्युत्पत्ति अर्थात शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को भी अनिवार्यतः आवश्यक माना है। उन्होंने प्रतिभा को जन्मजात या नैसर्गिक या प्रकृति की देन ही माना है। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम् आनन्दाश्चाभियोगो अस्याः कारणं काव्यसम्पदः। जन्मजात प्रतिभा, अत्यधिक सुसंस्कृत एवं निर्मल शास्त्र और अनवरत अभ्यास ही काव्य रूपी संपत्ति के कारण हुआ करते हैं। आचार्य दंडी एवं भामह दोनों प्रतिभा व्युत्पत्ति यानी लोक व्यवहार ज्ञान या शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, इन तीनों को ही काव्य हेतु स्वीकार तो करते हैं, लेकिन भामह ने जन्मजात प्रतिभा को प्रमुख एवं आवश्यक काव्य हेतु स्वीकारा है, जबकि दंडी ने प्रतिभा को उतना महत्व नहीं दिया है। उनके लिए अभ्यास ज्यादा महत्वपूर्ण है। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में काव्य हेतुओं पर विस्तार से विवेचन किया है। उन्होंने काव्य हेतु को काव्यांग माना है। वामन ने प्रतिभा को जन्मजात गुण माना है। कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्वस्य बीजम कहकर लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी वे काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं। उन्होंने अभ्यास के बारे में उन्होंने ही कहा है, अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भावहिति। आचार्य वामन के बाद इस परंपरा में आचार्य रुद्रट आते हैं। उन्होंने प्रतिभा को शक्ति नाम से अभिहित किया है। इनके मत में यह शक्ति यानी प्रतिभा ही काव्य सर्जना की मूल हेतु है। बाकी के दोनों तत्व अर्थात व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के संस्कारक एवं परिमार्जक तत्व हैं। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा या शक्ति के सहजा और उत्पाद्या दो भेद भी स्वीकार किए हैं। जन्मजात प्रतिभा सहजा है, जबकि अध्ययन और अभ्यास से प्राप्त प्रतिभा उत्पाद्या है। वह सहजा प्रतिभा को संस्कारित एवं परिष्कृत करती है। इस प्रकार रुद्रट के मत में प्रतिभा, वह भी सहज प्रतिभा, काव्य का मूल हेतु है। बाकी दोनों काव्य विकास में सहायक हेतुएं हैं। इसी परंपरा में आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के दो ही मुख्य हेतु स्वीकारे हैं, एक प्रतिभा और दूसरा व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति से ही इन्होंने प्रतिभा के परिष्कारक विकास की बात स्वीकार की है। इन्होंने भी रुद्रट के समान प्रतिभा को शक्ति नाम से ही अभिहित किया है। आचार्य मम्मट ने भी प्रतिभा को शक्ति नाम दिया। अपने काव्य प्रकाश में कहा है, शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः, अर्थात शक्ति काव्य का बीज संस्कार है, जिनके अभाव में काव्य रचना संभव नहीं। उनके अनुसार काव्य के तीन हेतु ये हैं, शक्ति यानी प्रतिभा, लोक शास्त्र का आवेक्षण तथा अभ्यास। उन्होंने व्युत्पत्ति को निपुणता माना है। चराचर जगत के निरीक्षण और काव्य आदि के अध्ययन से निपुणता प्राप्त होती है। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति
हेतुस्तदुद्भवे। आचार्य राजशेखर ने कहा है कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रः समवेदे श्रेयसो इति। अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप से काव्य के श्रेयस्कर हेतु हैं। सा शक्ति ही केवल काव्य हेतु, यही उनके अनुसार प्रतिभा का स्वरूप है। वे प्रतिभा के दो भेद स्वीकारते हैं, एक कार्यत्री, दूसरा भावयित्री। कार्यत्री प्रतिभा जन्मजात होती है तथा इसका संबंध कवि से है। भावयित्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से है। राजशेखर के अनुसार उचितानुचित विवेक ही व्युत्पत्ति है। उचितानुचित विवेकौ व्युत्पत्ति ही। पंडितराज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रसगंगाधर में प्रतिभा को ही काव्य हेतु स्वीकार किया है। तस्य च कारणं कविगता केवलं प्रतिभा। आचार्य भट्टतीति के अनुसार प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंदक ने प्रतिभा उस शक्ति को माना है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है, नाना प्रकार के अलंकारों, उक्ति वैचित्र्यों आदि का विधान करती है। ऐसे ही उपर्युक्त विवेचनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि काव्य के 3 प्रमुख हेतु हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास।